हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं राहुल हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है मैटर, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। तो जानेंगे मैटर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर समझे तो कुछ भी जिसका अपना खुद का मास हो और वो कुछ एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। जनरली 3 टाइप के मैटर्स हमको देखने को मिलते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो सॉलिड समझे तो सॉलिड उन सभी को बोलेंगे जिसके पास अपना खुद का एक डेफिनेट शेप हो और वॉल्यूम भी हो, तो उसे बोलेंगे सॉलिड। अगर लिक्विड की बात बोले तो लिक्विड के पास सिर्फ अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप कुछ नहीं होता है। हम उसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर के हिसाब से अपना शेप ले लेगा। और वहीं अगर गैस की बात बोले तो गैस के पास ना ही अपना खुद का डेफिनेट शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। तो ये रहा मैटर। और अगला देखें तो वह है प्रेशर। तो प्रेशर किसको बोलेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पे अगर कोई एक फोर्स लगता है तो उसे हम लोग प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर का यूनिट अगर देख ले तो होता है पास्कल। अगर लिक्विड में अगर प्रेशर की बात बोले तो फ्लूइड जो लिक्विड जो है वो बेसिकली अपने कंटेनर्स के वॉल पे चारों ऑल डायरेक्शन में इक्वली फोर्स एग्जर्ट करते हैं। जो प्रेशर लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड प्रेशर या प्रेशर बाय फ्लूइड। ओके। अगर अपथ्रस्ट की बात करें तो लिक्विड एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपर डायरेक्शन में जो एक फोर्स एग्जर्ट कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको अपथ्रस्ट फोर्स बोल रहे हैं या फिर बायंड फोर्स बोल रहे हैं। ओके। अगर गैसियस प्रेशर की बात बोले तो गैस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है अपने कंटेनर के वॉल्स पे, तो उसको हम लोग गैसियस प्रेशर बोलेंगे। और जस्ट लाइक लिक्विड प्रेशर, जस्ट लाइक फ्लूइड प्रेशर, गैसियस प्रेशर भी ऑल डायरेक्शन में ही प्रेशर को एग्जर्ट करता है। तो अगर उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एक और एटमॉस्फेयर जो एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में बॉडी भी अपना एक बैलेंस प्रेशर एग्जर्ट करता है एटमॉस्फेयर पे, जो कि दोनों प्रेशर एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल आउट कर रही है, जिसके वजह से हमें कुछ खासे महसूस नहीं होती है। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट की बात बोले तो बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माप सकते हैं। ओके। अगर अगला देखें तो आता है आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल क्या कहता है? बेसिकली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड पे पूरी तरह से या पार्शियली डुबाया जाए तो वो बॉडी अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है। ये जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट फील कर रहा है वो इक्वल होता है जो कि ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में इमर्ज होने के बाद जो लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये बेसिकली रहा आपका आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, जो बेसिकली जो अपवर्ड फोर्स जो एक लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट में, उस फोर्स को क्या बोल लेते हैं? बायंड फोर्स बोल लेते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया। और अगर आर्चिमेडिस प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस की अगर बात करें कि कहाँ इस्तेमाल होता है, तो हम लोग सिर्फ सबमरीन्स को डिजाइनिंग में आर्चिमेडिस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। फिर जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सारे किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं? आर्चिमेडिस के। ओके। अगला देखें तो वह है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन बेसिकली लिक्विड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो क्या करता है? वो मिनिमाइज करके रखता है अपने फ्री सरफेस एरियाज को। ओके। अगर सरफेस टेंशन की समझे कि बोलते किसको है, तो बेसिकली सरफेस टेंशन होता है फोर्स बटे लेंथ। अगर लिक्विड के फ्री सरफेस एरिया पे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, उस इमेजिनरी लाइन के पर यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स एग्जर्ट किया जाता है उसको हम लोग बोले सरफेस टेंशन। ठीक। जैसे मैंने बोला कि सरफेस टेंशन क्या हो गया? फोर्स बटे लेंथ। इसको हम लोग एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जितने वर्क डन हो रहे हैं फोर्स के द्वारा, जितना वर्क डन हो रहा है जिसके बस बाई चेंज इन एरिया। ठीक है। तो ये रहा। और अगर यूनिट की बात कर ले तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? m⁻²। ओके। फैक्टर्स देखें क्या क्या इफेक्ट कर सकता है लिक्विड के सरफेस टेंशन को। तो अगर सबसे पहला बात बोले कि पार्शियल सॉल्युबल जितने भी इम्प्योरिटीज होते हैं, जैसे मान लो सोप हो गया, डिटर्जेंट, फेनॉल्स, डेटॉल, ये सब एक लिक्विड के सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर रहा है। यही रीजन है जब हम लोग सोप और डिटर्जेंट का जब यूज करते हैं तो जो जितने भी डर्ट्स, ठीक है, जितने भी गंदगी होते हैं कपड़े के धुल जाता है ड्यू टू
लो सरफेस टेंशन के वजह से। ओके, अगर अगला देखें तो हाई सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जैसे मान लेते हैं क्या सॉल्ट, नमक, वो क्या करता है, सरफेस टेंशन को बढ़ाता है एक लिक्विड का। अगर टेम्परेचर का एक्शन देखें तो हाई टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन क्या होता है, कमता है लिक्विड का। तो ये सारा रहा फैक्टर। अगर विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी भी लिक्विड का अपना एक खुद का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से क्या करता है, वो मिनिमाइज करता है, कमाता है, ठीक है, दो लेयर्स के बीच में मूवमेंट को, मोशन को। ओके, तो इतना एक बात याद रखेंगे कि जिस लिक्विड का विस्कोसिटी ज्यादा होता है वो लेस फ्लो करता है, और जिसका विस्कोसिटी जितना ही कम वो फास्ट मूव करता है। तो विस्कोसिटी जस्ट लाइक समझ लेंगे कि ये फ्रिक्शन की तरह होता है। जैसे दो सॉलिड के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, और दो लिक्विड के बीच में क्या लग रहा है, विस्कोसिटी लग रहा है। ओके, अगर यूनिट की बात बोले तो यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और जिसको हम लोग पास्कल सेकेंड भी बोल रहे हैं और डिकापोइस भी बोल रहे हैं। ओके, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखें इसका तो ये है m l-1 और t टू द पावर -1। ओके, ये रहा डायमेंशनल। अगर फ्लो ऑफ लिक्विड पे चले आए कि लिक्विड किस तरह से फ्लो हो रही है, तो बेसिकली 3 टाइप के फ्लो हमको देखने को मिलता है। पहला है स्ट्रीम लाइक फ्लो, फिर है लैमिनर फ्लो, और तीसरा है वो टर्बुलेंट फ्लो। फिगर में देखो, फिगर में अच्छे से समझाया गया किस तरह के फ्लो को क्या बोलते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए रेट ऑफ फ्लो किसको बोल रहा है, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, फिगर में देखो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो हमारा सम है, वो हमेशा इक्वल टू किसके होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अगर दो एंड के अलग अलग क्रॉस सेक्शन है और दोनों एंड में लिक्विड क्या है, अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो a1 इंटू v1 इक्वल टू होंगे a2 इंटू v2 के। तो ये हमेशा कांस्टेंट चलता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो बिल्कुल ही किसके तरह सिमिलर है, कंजर्वेशन ऑफ मास के। इसी के आधार पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो वेलोसिटी जो होंगे वो हमेशा वेरी करेगा किसके बेसिस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो अगर अगला देखें तो वह बर्नौली इक्वेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई एक इनकम्प्रेसिबल, जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, नॉन विस्कस, जिसमें विस्कोसिटी बहुत कम है, जो फ्लो कर रही है विदाउट फ्रिक्शन, उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसमें जो एनर्जी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर इक्वेशन के हिसाब से समझे तो एक लिक्विड में 3 एनर्जी हमको देखने को मिलता है। पहला है काइनेटिक एनर्जी जो कि है ½ mv² प्लस, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी जो कि है mgh, और तीसरा है प्रेशर एनर्जी जो कि है m∅/φ। ये कह रहा है कि कांस्टेंट होगा, एनर्जी तो कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं। तो अगला में क्या करें, मास हटा दिए तो बच रहा है मेरे पास ½ v² प्लस gh प्लस π/φ कांस्टेंट। अगला में देखें तो हमने क्या किया है, हमने फाई से मल्टीप्लाई किया है, ½5v² प्लस γh प्लस φ जो कि बराबर है कांस्टेंट। ओके, इसको और चेंज करके हमने ग्रेविटी से डिवाइड दिया। तो मेरे पास जो फाइनल जो इक्वेशन आ रहा है वो क्या है, v²/2g प्लस h प्लस φ/φg जो कि हो रहा है कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो जो v²/2g है वो कहला रहा है वेलोसिटी अहेड, जो h है वो सिंपल क्या आ रहा है, ग्रेविटेशनल अहेड, और जो आखिरी बच जा रहा है φ/φg, इसको कह रहे हैं हम लोग प्रेशर अहेड। तो बोलिनस थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, ये जो 3 अहेड हमें मिला, वेलोसिटी अहेड, ग्रेविटेशनल अहेड एंड प्रेशर अहेड, ये जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगला देखें तो वह है इलास्टिसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का इलास्टिसिटी वो टेंडेंसी है ताकि अगर स्ट्रेस के वजह से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सके, ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। तो अगर इलास्टिसिटी में 2 टर्म देखेंगे, पहला तो आ रहा है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस वो फोर्स है जिसके वजह से एरिया में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके शेप में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रेस। जो स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेस जो होता है वह फोर्स बटे एरिया, तो यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग डायमेंशन की बात कर ले तो डायमेंशन हो जाएगा मास टू द पावर 1
L⁻⁻1 और T⁻², ठीक। अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन जो है वो जो चेंज, स्ट्रेस के वजह से जो चेंज आ रहा है बॉडी में, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन का अगर यूनिट और डायमेंशन होता नहीं है तो अगर पूछा जाए कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका ना ही यूनिट है और ना ही डायमेंशन, तो आंसर होगा स्ट्रेन। ओके, अगला देखें तो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जब बॉडी जो है अपने इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को लूज कर दे और अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म पे ना रिटर्न आ सके तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं प्लास्टिसिटी। ओके, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी देखिए तो बेसिकली रेशियो, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, दो टर्म्स आते हैं, पहला है यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका अगर डेफिनेशन पे बोले तो ये भी एक रेशियो है किसका? बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। और दूसरा जो है वो है ब्लैक मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी एक रेशियो है बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फिगर में देखो समझ में आएगा कि स्ट्रेन स्ट्रेस क्या है, यंग मॉड्यूल्स और ब्लैक मॉड्यूल्स क्या है। और आखिरी जो एक टर्म आता है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी भी बॉडी को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस होने की उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? ब्लैक मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी। तो आशा करता हूँ आज का पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में।